फिल्म की शुरुआत होते ही हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को एक योद्धा की खबर मिलती है। उसे 1127 ईस्वी पूर्व में एक लाल डायमंड के साथ दफनाया गया था। अगले सीन में हमें हेनरी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। जैसे ही उसे उस खबर के बारे में पता चलता है, वह वहाँ आता है और मजदूरों को कुछ पैसे देता है। वह उनसे यह जगह छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद वे कहते हैं कि सच कभी छिपता नहीं, उसे दुनिया के सामने लाना पड़ता है। इसके बाद वह हमें एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जिसमें वह मिस्र की राजकुमारी एमनेट के बारे में बताता है। वह एक चतुर और बुद्धिमान योद्धा थी। वह मिस्र के राजा फिरौन की इकलौती बेटी थी। इसके बाद मिस्र पर केवल उसका ही अधिकार था। कुछ समय बाद फिरौन की दूसरी पत्नी से एक बच्चे का जन्म हुआ, जो भविष्य में उसका उत्तराधिकारी बनने वाला था। एमनेट यह देखकर बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि वह सब कुछ होने जा रही थी। अब वह मिस्र की उत्तराधिकारी नहीं बनेगी। वह उससे बदला लेने की योजना बनाने लगती है। वह मॉन्स्टर के साथ एक समझौता करती है कि वह उस मॉन्स्टर को इस दुनिया में लाएगी और खुद भी दुनिया पर राज करेगी। इसके बाद वह अपने पिता और उसके बेटे को मार देती है। अब वह मॉन्स्टर को इस दुनिया में लाने के लिए एक इंसान को चुनती है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है और उसे मिस्र से दूर एक ताबूत में मम्मी के रूप में दफना दिया जाता है। वह कई वर्षों से यहीं दफन है। सीन बदल जाता है और हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ दो सोल्जर निक और क्रिस आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं। आतंकवादी कई बार उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद उस जगह को देखते हैं जहाँ बम गिरा था। वहाँ एक गहरा गड्ढा हो गया था और उसके अंदर एक कब्र थी। निक वहाँ जाने वाला था, लेकिन उसका सीनियर वहाँ आता है और उन्हें वहां जाने से रोक देता है। यहाँ दोनों में बुरी बहस होती है। उसी समय जेनिफर आती है, जो एक आर्कोलॉजिस्ट है। वह निक को थप्पड़ मारती है और उससे पूछती है कि वह इतिहास में दिलचस्पी क्यों ले रहा है। अंत में वह सीनियर अधिकारी से अनुमति दे देता है और उस गड्ढे के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें हर जगह पर पारा नजर आता है, जो हर किसी को यहाँ आने से रोक रहा था। दरअसल वह कोई कब्र नहीं बल्कि एक कुआं था। इसकी सुरक्षा के लिए कई रक्षक वहाँ पर मौजूद थे, जो जंजीरों से बंधे हुए थे। उनके पास समय कम था। निक आग जलाकर उन जंजीरों को तोड़ देता है। इससे ताबूत ऊपर उठ जाता है, जो पानी के अंदर मौजूद था। यह देखकर निक को कुछ विजन आने लगते हैं। वह एमनेट को लगातार देखता है। इसके बाद उसके दोस्त क्रिस को एक मकड़ी ने काट लिया। इसके बाद उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं और ताबूत को वहाँ से खींचते हैं, बहुत सारे कौवे वहाँ आने लगते हैं। ये देखने में बहुत अजीब था। जैसे ही वे उस ताबूत को उड़ाते हैं, क्रिस अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी आंखें सूनी हो जाती हैं और वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है। जब उसे रोका जाता है तो वह सभी को मारना पीटना शुरू कर देता है। वह कई बार अपने सीनियर पर चाकू से हमला करता है। जब वह जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो निक गुस्से में आकर उस पर गोली चला देता है। इसी बीच कौवे विमान पर हमला कर देते हैं और उसका शीशा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। निक जेनी को एक पैराशूट देता है और उसे विमान से नीचे धकेल देता है। कुछ सेकंड बाद वह विमान क्रैश हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। मुर्दाघर में रखी गई डेड बॉडीज में से निक जिंदा हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने मरे हुए दोस्त को अपने सामने देखता है। वह उससे बताता है कि एमनेट उसका उपयोग कर रही है। वह तुम्हारे लिए मौत के दानव को इस दुनिया में लाना चाहती है। सीन बदल जाता है और हमें एमनेट को दिखाया जाता है, जो ताबूत से बाहर निकल गई है। वह वहाँ सभी को मार रही है और खुद को मजबूत और शक्तिशाली बना रही होती है, ताकि वह पहले जैसी हो सके। इसके बाद निक की मुलाकात जेनी से होती है। वह उससे पूछती है कि तुम उस दुर्घटना में कैसे बच गई, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं है। वह आगे उसे बताती है कि वह आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है, जहाँ उसे यह पता चला है कि एक राजकुमारी को भुला दिया गया और उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। वह किसी प्रकार के खंजर की तलाश में है। यह खंजर मृत्यु राक्षस का है और इसमें एक रेड डायमंड लगा हुआ है। यह बताया गया है कि वह खंजर और लाल मणि राक्षस को शक्तिशाली होने का एहसास कराती है। यह उस सूरवीर की किताब में लिखा था, जिसे उस लाल रत्न के साथ दफना दिया गया था, क्योंकि उसने लाल डायमंड चुरा लिया था। वह कहती है कि कुछ समय पहले ही उस कब्र का पता चला है, तो वह डायमंड भी वहाँ होगा। वह कहती है कि यह कब्र हमें एमनेट के पास ले जाती है, जो मिस्र की राजकुमारी थी। वह बताती है कि उसने अपने पिता और उसके बेटे को क्यों मारा। इस बीच वह सब कुछ समझा रही है। निक का दोस्त क्रिस उसे बुलाता है। वह उससे कहता है कि वे दोनों अमर हैं और वो हमेशा जिंदा रहेंगे, इसलिए आप उस दुर्घटना में बच गए। आपको इसके अनुसार ही करना होगा, नहीं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जेनी को उसके सीनियर का फ़ोन आता है। वह उससे निक को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। जेनी निक को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि हमें पहले उस ताबूत के पास जाना चाहिए। जब वह ताबूत के पास पहुंचते हैं तो वह एमनेट को देखते हैं, जो कि कई लोगों को मार रही है और खुद शक्तिशाली बन रही है। वह निक पर हमला करने आती है। जैसे ही वह निक पर हमला करने वाली थी, उसने देखा कि खंजर पर लगा डायमंड गायब है और वह घबरा जाती है। उसी समय वह जेनी को देखती है और उसका पीछा करने लगती है। निक जेनी को वहां से खींचकर एक ट्रक में डालने में कामयाब हो जाता है। यहाँ हम एमनेट को फिर से देखते हैं। निक ट्रक उसकी ओर मोड़ देता है, क्योंकि उसने उसे अपने बस में कर लिया है। तेज रफ्तार होने के कारण वह ट्रक नीचे गिर जाता है। एमनेट जेनी को मारने ही वाली थी कि आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। वे उनमें से 3 को अपने साथ अपने मुख्यालय लाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी है।
वह उन्हें बताता है कि वह खुद एक राक्षस है। उसे अजीब महसूस होता है तो उसे एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वह उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहाँ एमनेट को रखा गया था। वह उनके शरीर पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि लाल डायमंड उस खोजे गए स्थान से मिला है। जेनी अपने बॉस से पूछती है कि क्या वह निक को मार डालेगा या नहीं। तब हमें पता चलता है कि वह उस राक्षस को भी इस दुनिया में लाना चाहता है और वह निक के शरीर का उपयोग करेगा। इसके बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके शरीर को चीर देगा, क्योंकि निक ने हजारों वर्षों के बाद राक्षस को सक्रिय किया है। अब एमनेट ने उस राक्षस को इस दुनिया में बुलाने के लिए उसे चुना है, इसलिए वे निक को मारना चाहते हैं। दूसरी ओर एमनेट एक कीड़े की मदद से अपने एक आदमी को अपने बस में कर लेती है। वह खुद को आजाद कर लेती है। हेनरी की बात सुनकर निक गुस्सा हो जाता है। उसने हेनरी का इंजेक्शन उससे छीन लिया। कुछ समय बाद हेनरी एक राक्षस में बदलना शुरू हो जाता है। यह देखकर निक उसे इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद वह नॉर्मल हो जाता है। इस सब के बाद निक और जेनी उस डायमंड को खत्म करने जाते हैं। एमनेट अब पूरी तरह से आज़ाद थी। वह मिस्र की फौज बुलाती है और उन्हें किसी भी कीमत पर निक को ढूंढने का आदेश देती है। अब लंदन में एक भयंकर तूफान छाया हुआ है। निक और जेनी किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और जमीन के अंदर एक सुरंग में चले जाते हैं। इसके बाद एमनेट उस स्थान पर जाती है जहां उसे कब्र मिली थी। वह वहां मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। वह सभी रक्षकों को मार देती है और वह लाल डायमंड ले लेती है। दूसरी ओर वो मरे हुए लोग निक और जेनी का पीछा कर रहे थे। वे दीवार तोड़ देते हैं और दोनों को पानी में धकेल देते हैं। कुछ मिनटों में एमनेट जेनी को पानी के नीचे से खींच लेती है। वह बेहोश हो जाती है। निक किसी तरह उसे बचाता है और पानी से बाहर निकालता है। उसे वहाँ एमनेट के लोगों ने पकड़ लिया है। एमनेट एक खंजर लेती है और निक को मारने के लिए उसके पास जाती है। दोनों बुरी तरह लड़ते हैं। निक कुछ दूरी पर गिर जाता है। तभी एमनेट देखती है कि निक ने वह खंजर पकड़ रखा है। निक उस डायमंड को तोड़ने वाला था लेकिन एमनेट ने उसे रोक दिया और ऐसा करने का अनुरोध किया। वह कहती है कि इसके कारण तुम एक अमर भगवान बन सकते हो और दुनिया की हर शक्ति को अपने पास में रख सकते हो और तुम दुनिया पर राज करोगे, तो इसे मुझे दे दो। लेकिन निक ऐसा नहीं करता। वह खुद पर उस खंजर से वार कर लेता है और एमनेट चौंक जाती है। इसके बाद मृत्यु दानव की सभी गुण और शक्तियां निक में आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही निक जेनी को देखता है उसे कुछ याद आने लगता है। लेकिन वह अपने आप पर काबू पाने और खुद को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाता है और अब वह एमनेट को मार डालता है। वह जेनी की जान बचाने में भी सफल हो जाता है। जेनी को होश आ जाता है। सीन बदल जाता है और निक मिस्र घूमता है और अपने दोस्त क्रिस को वापस जिंदा कर लेता है। अब वह अपनी मंजिल के लिए नए रास्ते की तलाश में था। फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।